हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जहां पर आपको फायदा दिखता है और दूसरा जहां पर आपको नुकसान होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी नई चीज है हमारे देश के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए जिसके फायदे तो हमें बहुत ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि चैट जीपीटी ने इस पूरी दुनिया को बदल दिया है। आपके कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, कुछ चंद सेकंड्स में ही उसका जवाब आपके सामने आ जाता है। लेकिन फायदे देखने के चक्कर में हम इस सिक्के का दूसरा पहलू देखना हमेशा भूल जाते हैं, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान। और अगर इस नुकसान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत, दूसरे देशों की सरकारों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन अगर इसे रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही गवर्नेंस होना, यानी कि उसको सही तरीके से गवर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस टॉपिक को ही आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट चहल एकेडमी। गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो शब्द जब एक साथ जोड़े जाते हैं तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लेवल पर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप कंप्यूटर, मशीन और ह्यूमन, इन तीनों या दोनों की इंटेलिजेंस को एक साथ लेकर आते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। या फिर एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें आप एल्गोरिदम को इतने बेहतरीन तरीके से फिक्स करते हैं कि बड़े से बड़े डिसीजन मेकिंग के जो सवाल होते हैं या फिर जितने भी तरीके के आपके अनसॉल्व्ड फॉर्मूलाज होते हैं, उन सभी के जवाब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चुटकी में ही आपके सामने रख देता है। तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई कि जहां पर हमें सिक्के का पहला पहलू देखने को मिलता है, जहां पर हमें फायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन इस फायदे के साथ साथ दूसरे पहलू नुकसान की बात करनी ज्यादा जरूरी है, और यह समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन से हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस की हम लोग अगर बात करें, तो सबसे पहले यहां पर डर होता है हमें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे ह्यूमंस ने ही बनाया है और उसे इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है, तो यहां पर खास बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा डेवलप हो जाए कि वो ह्यूमन कैपेसिटी को ही पूरी तरीके से पीछे छोड़ दे, ह्यूमन कैपेबिलिटी से ही आगे चले जाए। और आज जहां ह्यूमंस एआई को रूल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक वक्त ऐसा हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ह्यूमंस को रूल करने लगे। चलिए, यहां तक तो फिर भी समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर कभी ऐसा हो जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना ज्यादा डेवलप हो जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद मानवता के लिए एक खतरा बन जाए। जिस तरीके से आज हम कंप्यूटर्स या रोबोट्स को ऑर्डर देते हैं और हम उनसे काम करवाते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा डेवलप हो जाए कि रोबोट्स या कंप्यूटर्स या एआई एक हायर स्पीशी बन जाए और ह्यूमंस जो हैं वो एक लोअर या डिग्रेडेड स्पीशीज की तरह हमको नजर आए? अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी सोशल लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करता है। आपके पास भी बहुत सारी ऐसी खबरें पहुंचती होंगी जो पूरी तरीके से गलत खबरें होती हैं, जिसे हम लोग फेक न्यूज के नाम पर जानते हैं, जिसे आम भाषा में जर्नलिस्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं। कई बार हमारे पास इस तरीके की फेक न्यूज आ जाती है कि इस मेजॉरिटी और इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी के बीच यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या फिर किसी एक ग्रुप या कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी या ग्रुप के बारे में कोई ऐसी बात की है जहां से आपको दंगे या फिर वायलेंस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ साथ आपने कई ऐसे फेक वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज ऐसे काम करते हुए दिखी होंगी जो उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, या फिर जो उनके प्रोटोकॉल के पूरी तरीके से अगेंस्ट जाता है। उसे हम लोग डीप फेक वीडियोस के नाम से जानते हैं, और यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही पैदाइश होती है। इसके अलावा आपका जितना भी पर्सनल डेटा होता है, चाहे वो आपके मोबाइल फोन्स में हो, लैपटॉप में हो, कंप्यूटर्स में हो, टैब्स में हो, कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको भी हैक कर लिया जाता है और आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे वो आपकी फोटोज हो, वीडियोस हो या फिर आपकी बैंक डिटेल्स हो, उनको भी लीक कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है और उसके
बलबूते आपको ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, जो सीधे सीधे तौर पर आर्टिकल नंबर 21 के राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है। तो ये तो बात हो गई बहुत सारे चैलेंजेस की, लेकिन यहां पर हमें एक और चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार इस तरीके के भी प्रोपेगेंडा आपके पास लेकर आता है, स्पेशली इंडिया जैसे बड़े देश में जहां पर डेमोक्रेसी हर स्तर पर आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कई कम्युनिटी ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ लोग ऐसे करते हैं जिससे कि पब्लिक ओपिनियन भी कई बार चेंज हो जाते हैं। और यहां पर जब हम फेक न्यूज की बात करते हैं तो आपको और मुझे, हम सभी को पता है कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कितनी ज्यादा फेक न्यूज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखने को मिलती है। जब मैं यहां पर बात करता हूं कि आपके पर्सनल डेटा को पूरी तरीके से हैक किया जा सकता है या फिर उसे चुराया जा सकता है, यहां पर सीधे तौर पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। एक वक्त होता था जब आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर सबसे बड़ा खतरा हम लोग कश्मीर की मिलिटेंसी या नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी या फिर नक्सलिज्म या फिर खालिस्तानी मूवमेंट को मानते थे। आज उतना ही बड़ा खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बन चुका है, क्योंकि आज मॉडर्न डे में जो वॉर होते हैं या युद्ध होते हैं वो तोप गोले या फिर गोलियों से नहीं होते, लेकिन वो वॉर कंप्यूटर से होते हैं, जहां पर एक देश भी दूसरे देश पर, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कई बार अटैक कर सकता है, जो आपके सिक्के के दूसरे पहलू यानी नुकसान देने वाले पहलू को भी आपके सामने लेकर आता है। अब यहां पर आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि वो एक तरीके से साइबर क्राइम की तरफ भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस के लिए भी पैदा करता है। और पुलिस प्रशासन, सरकार और जुडिशरी, इन चारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज नाउ इट इज नॉट जस्ट अ थ्रेट to our national security, but it is also actually a threat to our individual security. अब जब इतने सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो बात करते हैं कुछ इकोनॉमिकल चैलेंजेस के बारे में भी। एलॉन मस्क का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। कुछ लोगों का यह कहना है, जिसमें एलॉन मस्क भी शामिल होते हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां कम नहीं होंगी लेकिन नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन उसी तरफ हम लोग देखते हैं कि दूसरी कैटेगरी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद आपकी नौकरियां भी खा सकता है। इंडिया जैसे देश में जहां पर महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है, इकोनॉमी के बहुत ज्यादा अच्छे हालात हमें देखने को नहीं मिलते, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी अपने पीक पर है, और वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन होता है जहां पर एक सिस्टम या एक कंसेप्ट 10 आदमियों का काम अकेला कर लेता है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। मैं ये आपसे बात पूरी तरीके से नहीं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां कम करेगा ही, क्योंकि इस दुनिया में दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जो एक कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां बढ़ाएगा और दूसरा कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों को कम कर देगा। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बस आपके लिए जरूरी है, इसलिए ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। अब यहां पर अगर हम लोग चैलेंजेस की बात तो कर चुके हैं, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज ऑल ओके। लेकिन इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमारे देश की सरकार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चीजें हो रही हैं, इन चैलेंजेस को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपको यह समझना होगा कि भारत और भारत सरकार की क्या भूमिका होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि इंडिया कभी भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम को शायद अकेला ना सॉल्व कर पाए। इंडिया क्या, शायद कोई भी देश ना कर पाए। और इंडिया को दूसरे देश, दूसरे देशों की सरकारों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, G20 या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग GPAI के नाम से भी जानते हैं, उनकी यहां पर मदद लेनी होगी। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ एक ही देश पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए इसका समाधान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समस्या बिल्कुल पॉल्यूशन की तरह है, जो सिर्फ किसी एक देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई है, उसी तरीके से जब सारी दुनिया एक साथ आकर इस साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को सॉल्व करने में लगेगी, शायद तभी हम सिक्के के दूसरे पहलू यानी जो नुकसान वाला पहलू है, उस पर हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे।
अब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो मिलकर काम करती ही है, लेकिन यहां पर फेयर एआई गवर्नेंस के लिए भी इंडिया जो है वो वकालत करती है, क्योंकि इंडिया का यहां पर यह कहना है कि एआई से रिलेटेड जो बेसिकली डेटा होता है या जो रिपोर्ट होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जैसे कुछ देश या कॉन्टिनेंट्स के कुछ देश सिर्फ अपने पास न रखें, वो पूरी दुनिया में दूसरे देशों तक भी पहुंचाए, ताकि जो नॉलेज आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोप के कुछ देशों के पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो नॉलेज भारत जैसे देशों में या फिर दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज अगर ग्लोबल साउथ तक नहीं पहुंचेगी तो उससे बेसिकली प्रिवेंशन भी बहुत ज्यादा तकलीफ देगा भारत जैसे देशों को। फिर भी भारत तो कई बार अपने लेवल पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर भी देता है, लेकिन उन देशों का क्या जो एक्चुअली में अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। भारत तो किसी भी तरीके से अपनी इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट को कम कर सकता है, लेकिन अफ्रीका यूनियन के उन देशों का क्या जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक है पूरी तरीके से पहुंची ही नहीं है, तो थ्रेट्स को वो क्या ही समझेंगे। इसीलिए यहां पर कहना जरूरी है कि पूरी दुनिया जब एक साथ आएगी तभी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट को हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें 2023 में भी देखने को मिला था, जब 8, 9, 10 सितंबर 2023 को इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया था, और वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले जो थ्रेट थे या साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट थे जो इंटरनेशनल लेवल पे थे, उनकी बात भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने की थी और उसको सहारा भी गया था और अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशंस के आइडियाज भी शेयर किए गए थे। इसके अलावा भारत सरकार के बारे में अगर हम लोग एक और प्रोग्राम की बात करें जिसे हम रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर यूथ कहते हैं, इस नेशनल प्रोग्राम का मतलब यह होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा कांटेक्ट में यूथ रहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन जो है वो 35 साल या उससे कम उम्र की है। तो इंडिया के जो यूथ हैं वो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होते हैं, सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा एआई का थ्रेट भी उन यंगस्टर्स को ही होता है। यानी उन यंगस्टर्स को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की तरफ भी, यानी उनमें अवेयरनेस जगानी पड़ेगी, जागरूकता जगानी पड़ेगी कि एआई का इस्तेमाल आप बिल्कुल करिए, क्योंकि आपको वक्त के साथ तो चलना ही होगा, लेकिन वक्त के साथ चलते चलते आपको अपनी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अब इस तरीके से अगर हम लोग ये तो देख चुके हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया किस तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन भारत सरकार नेशनल लेवल पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं और भारत सरकार को कई कदम उठाने भी चाहिए। जो कदम भारत सरकार ऑलरेडी उठा चुकी है उसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और उसमें किया गया 2022 का अमेंडमेंट तो देखने को मिलता ही है, लेकिन अब बात यहां तक आ चुकी है कि भारत सरकार को अब एक नई नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी होगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट को पूरी तरीके से नोटिफाई करना होगा और उसमें सॉल्यूशन किस तरीके से देना है वो देश की जनता को बताना होगा, ताकि जमीनी स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को पता चले और कतार में खड़ा जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी यह पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से डील करना है। इसके अलावा यहां पर एआई का जो गवर्नेंस है, हम आईटी एक्ट 2000 और अमेंडमेंट 2022 से तो बात कर ही चुके हैं, लेकिन इसमें और भी ज्यादा अमेंडमेंट और सुधार का स्कोप है, सरकार उसे भी यहां पर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग नेशनल एआई पॉलिसी की बात करें तो ये जो नेशनल एआई पॉलिसी हम बना रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पैरेलल लाइन पर अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हमें असिस्टेंस मिले वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी यहां पर लागू की गई थी। भारत सरकार का यह कहना था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे ही ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट होगी तो स्कूल के सिलेबस में कोडिंग को भी शामिल किया जाएगा, यानी बच्चों को बहुत कम उम्र से ही सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे हम लोग बहुत कम उम्र के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्रेट के बारे में बता सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आपको आने वाली लाइफ में इसे कैसे टैकल करना है। मान लीजिए कि अगर इसी तरीके का क्वेश्चन
आपको आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस में, या जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में, या जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। तो ये जो आपके सामने यहां पर ब्लूप्रिंट रखा हुआ है, इसे आप वे फॉरवर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं और आप अपने पर्सनल नॉलेज और इंटेलिजेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हमें एआई की सेफ्टी से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है उसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नए तरीके से बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी किस तरीके से ग्रासरूट लेवल पर डेवलप होगी, सेफ्टी ब्रेक्स किस तरीके से लिए जाएंगे उसके बारे में बताना पड़ेगा। और यहां पर आपको कानूनी रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स को रोकने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यहां पर आती है ट्रांसपेरेंसी की। जब एक वक्त था भारत में सारी की सारी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी, तो जब ई गवर्नेंस को या फिर ऑनलाइन इंटरनेट को इंडिया में लाया गया था तो यह बात कही गई थी कि इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी देखनी चाहिए? जी हां, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक वहां पर किसी ना किसी तरह की गड़बड़ी का स्कोप हमेशा होता ही है। कहते हैं ना हम लोग कि करप्शन वही होता है जहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जहां पर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है वहां पर करप्शन के स्कोप खत्म हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक में भी अगर हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं तो जितने भी स्कैम हैं, जितने भी थ्रेट्स हैं, उसके स्कोप को भी यहां पर पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा रोल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं वो आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। और इसी चीज से रिलेटेड अगर हम लोग यहां पर 2020 का यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर एक क्वेश्चन देखें, वो आपके सामने यहां पर है कि विथ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहां पर आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं और आपसे यह पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें से क्या क्या कर सकता है। जिसमें सबसे पहली चीज है bring down electricity consumption in industrial units, create meaningful short stories and songs, disease diagnose, text to speech conversion and wireless transmission of electrical energy। और ये रहे आपके ऑप्शन। और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। और इसी तरीके के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स हैं जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकते हैं, और इसी तरीके का कंटेंट अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन और आपकी पर्सनल नॉलेज और इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है, सो फॉर दैट please stay tuned with Chahal Academy. This is Anubhav Dipani. I will see you in the next video. Thank you very much.